हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लेक्चर नंबर 11 और क्लास 12th में डिस्कस करेंगे कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें 80 और 85% जो पार्ट था वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का ही था, क्योंकि इससे पहले क्या होता था अप्रोक्सीमेटली 40% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब की बार से जो नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही ज़्यादा रहेंगे, मीन्स मे बी 85 और 90% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिनको एप्लीकेशन बेस्ड पे आप बोल सकते हो और कॉन्सेप्चुअल्स भी आप बोल सकते हो। मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट आर्टिकल का यूज़ होगा, लेकिन वो आपसे कुछ वहाँ पे उसके अंदर चेंजमेंट करवा के देखेगा कि ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है, ऐसा कर दे तो क्या हो सकता है। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये हर बच्चे को तभी आ सकते हैं या तभी आएंगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उससे आर्टिकल का उसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड स्टडी आप उसकी करते हो। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स बिना मेडिटेशन के नहीं आ सकती। जो आपने पढ़ा है उसके बारे में अकेले बिल्कुल शांत माहौल में बैठ के सोच के ज़रूर देखें कि हमने जो पढ़ा है इसमें ये बात हुई है। तो देखिए, आपको मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे टिप्स पे याद करवा देता हूँ कि इसके कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ते ही 100% श्योर ये कहोगे कि ये आंसर मेरा ठीक है और यही आएगा। मीन्स ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल्स का वीडियो स्पेशल तभी बनाता हूँ जब बच्चों की प्रॉब्लम्स मेरे सामने आती हैं। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई है कि सर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमें है कि बार बार मिस्टेक्स हमारी हो जाती हैं, हम कुछ आंसर लिखते हैं फिर उसको मैच करके देखते हैं बुक में तो उसमें कुछ उल्टा हो जाता है, जो हमें लिखा उसका अपोजिट बुक में लिखा हुआ होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बुक में गलत है, तो इसका मतलब आप गलत सोच रहे हो, यानी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, बिहेवियर ऑफ ए रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर से। सबसे पहले देखिए, जो रेजिस्टेंस है इसका बिहेवियर एसी और डीसी के साथ सेम रहता है। एसी और डीसी के साथ सेम रहता है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है ना ये बात? आर की वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वही काम ये डीसी में करता है, वही काम ये एसी में करता है। और एसी सर्किट के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट के अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहती हैं। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए सेकंड में बात करता हूँ एक इंडक्टर की। अगर इंडक्टर की मैं बात करूँ तो इसका बिहेवियर कुछ अलग अलग है, एसी में अलग है और डीसी में अलग है। वो बिहेवियर क्यों चेंज हुआ? बिकॉज द इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और द एनी टाइप ऑफ करंट विच इज फ्लोज थ्रू इट। इसके अंदर से चाहे वो किसी भी टाइप का करंट फ्लो कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है। किसकी? एल की वैल्यू। इंडक्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, इफ फ्रीक्वेंसी इज जीरो, व्हेन इट इज जीरो, व्हेन डीसी करंट इज पास थ्रू द इंडक्टर, देन इट्स वैल्यू एल इज इक्वल टू जीरो एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एल इज इक्वल टू XL is also equal to 0. It means there is not any role of the inductor in a DC circuit. एक DC सर्किट के अंदर, यानी एक ऐसे सर्किट के अंदर जहाँ से DC आपको एज ए सोर्स ऑफ EMF यूज किया हो, वहाँ पे इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, यानी उस सर्किट में ये ना के बराबर काम करेगा। ये सोच लीजिए कि वहाँ पे कुछ लगा हुआ ही नहीं है, इस तरह से ये काम करेगा। ये बात सही है कि नहीं है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, हाँ, इसलिए ये उसमें काम नहीं करता। इट मीन्स XL की वैल्यू इंक्रीज करती है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC इज इंक्रीजेस। बस ये याद रख लीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो L की वैल्यू बढ़ेगी और L की वैल्यू अगर बढ़ी
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा देन करंट जिस भी सर्किट के अंदर ये लगा हुआ उसमें जितने भी सीरीज में कंपोनेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया, मींस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंक्रीजेज, हैंस करंट इज डिक्रीजेज। और करंट डिक्रीज होगा तो बल्ब वगैरह अगर उसमें लगा रखा है तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उसका ग्लो जो है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात सही है कि नहीं है? चलिए इतना आपका क्लियर हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ एक कैपेसिटर की, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। जो कैपेसिटेंस होती है वो इनवर्सली डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। सी इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन 1/f, फ्रीक्वेंसी पे इनवर्सली डिपेंड करता है। इट मीन्स इफ फ्रीक्वेंसी इज जीरो, अगर f की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, किसके लिए होती है, डीसी के लिए, देन c इज इन्फिनिटी, c इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मीन्स c की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि किसी को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। क्या ऐसा होगा? यस, इट ब्लॉक्स द डीसी, ये ब्लॉक कर देगा डीसी को। डीसी को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। बट इफ वी इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी देन इट्स वैल्यू इज डिक्रीजेज। तो एक्स सी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो व्हेन f इज इक्वल टू इंफिनिटी, when f is equal to infinity। but एक्स सी, मैं कह सकता हूँ एक्स सी इज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग f एंड वाइस वर्सा। सही बात है कि नहीं? तो ये अगर मैं बात करता हूँ एसी सर्किट के अंदर, अगर एक कैपेसिटर लगाऊँ और लगाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो C की वैल्यू तो डिक्रीज़ होगी और किसकी वैल्यू बढ़ेगी, L की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मान लिया मैंने L को निकाल के साइड में रख दिया, केवल C छोड़ा, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, AC करंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिक्रीजेज, और वी कैन से ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिक्रीजेज, एंड हेंस द करंट flows in the appliances which are connected in series with capacitor is increases। जो इसके सीरीज में जुड़ा है उसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई? चलिए उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा पीछे वाले चैप्टर का। क्या होगा अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख दें, तो कंडक्टिंग स्लैब, तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो सी है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है डी के ऊपर, डी की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करता है डी के ऊपर, ठीक है। तो अगर उनका गैप कम करेंगे तो सी की वैल्यू भी कम होगी, गैप ज़्यादा करेंगे तो सी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स एक कैपेसिटर के अंदर अगर हम कोई स्लैब रख दें तो क्या होगा बताइए? शायद आपने पढ़ा था कि गैप कम हो जाता है, इतना गैप दूर चला जाएगा। तो याद कीजिए उस आर्टिकल को, कैपेसिटर वाले को, जिसमें नीचे सी आया था, या जो डी के साथ जो रिलेशन आई थी वो किस तरह से आई थी। तो डी के साथ जो रिलेशन है वो कैसे आई थी वो आपको याद करना पड़ेगा। तो उसमें आपको जो गैप है उसके ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हाँ 100% ऐसा ही होगा कि अगर हम उस गैप को कम करते हैं तो सी की वैल्यू, अभी शायद मैं उल्टा बता रहा था लेकिन वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नहीं। हाँ, अगर हम उसके गैप को कम करेंगे तो सी की वैल्यू बढ़ेगी। तो कैसे हुआ, कम करेंगे तो ज़्यादा, यानी इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं इंडक्टर के अंदर क्या रख दूँ, स्लैब रख दूँ, तो उसका इंडक्टेंस जो स्लैब रखी है उसका अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, म्यू आर अगर मैं मान लूँ तो म्यू आर टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, वो भी म्यू आर टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो याद रखना, बस इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करवाएगा।
तो आइए इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरह के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपकी बन सकती हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई है कि सर LC सर्किट, RC सर्किट और RL सर्किट, यानी दो का कम्बिनेशन आपने नहीं करवाया। मैं कभी भी दो के कम्बिनेशन वाले आर्टिकल्स को नहीं करवाता हूँ। क्यों नहीं करवाता हूँ? क्योंकि उसका एक बहुत ईजी सा मेथड है। आप एक सीरीज LCR सर्किट ले लीजिए, ठीक है, उसके लिए उसको जेड के लिए अगर हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उस सर्किट के अंदर से हमने एल हटा दिया, तो जो आपकी रिलेशन आई है उसमें से एक्सएल की वैल्यू को गायब कर दीजिए, यानी ओमेगा एल को हटा दीजिए, वहाँ से काम खत्म। बच गया वो क्या बच गया आपका? दो का कॉम्बिनेशन। यानी इनमें से कोई भी एक हटता है उसको हटा दीजिए। जेड वाली जो फाइनल एक्सप्रेशन आई थी, क्या आई थी? जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, इसका स्क्वेयर ये आया अंडर द रूट। ये वैल्यू अपने पास आई थी। जो भी आपका उस सर्किट में नहीं है उसको हटा दीजिए, दैट इज द रिजल्ट, बस, और कुछ नहीं करना, यही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, आप चाहे करके देख लेना। और डेरिवेशन में इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि कभी भी दो का डेरिवेशन नहीं आएगा कॉम्बिनेशन का। हाँ, कॉन्सेप्चुअल दो से आ सकता है, दो के कॉम्बिनेशन से कॉन्सेप्चुअल आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट आप चाहे वो 3 वाला कर लो, चाहे 2 वाला कर लो, चाहे 1 वाला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक पर्टिकुलर जो भी आपने कंपोनेंट है, इंडक्टर है या कैपेसिटर है, रजिस्टर है, 1 बाय 1 सभी के ऊपर अप्लाई करके देखना होता है। तो उसमें तो शायद आपको ज़रूरी नहीं है कि दो के कॉम्बिनेशन को आप अलग से पढ़ो। देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को। तो देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपकी बुक में दे रखी है, मैं पढ़ रहा हूँ। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको जो असाइनमेंट था उसमें भी दिया था। डज द करंट इन AC सर्किट लैग्स, लीड्स और रिमेन्स इन फेज with the voltage or frequency applied to the circuit when F is equal to FR। पहला पार्ट ये पूछा है। दूसरा पार्ट पूछा है F is less than FR, एंड थर्ड पार्ट इसमें पूछा है F is greater than FR। ये 3 पार्ट आपके पूछे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक सीरीज LCR सर्किट के अंदर, एक सीरीज LCR सर्किट के अंदर हमने क्या किया है कि जो फ्रीक्वेंसी है AC की, उसको एक बार तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दिया, एक बार उससे कम रखा, एक बार उससे ज़्यादा कर दिया। तो उस सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के फेज में रिलेशन क्या रहेगी? वोल्टेज और करंट के फेज में रिलेशंस क्या रहेंगी? तो हर केस में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस रहेंगी। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ। अगर कहीं पे किसी LCR सर्किट में L ज़्यादा है, C कम है, रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी वो तो इंडिपेंडेंट है, तो L और C चेंज होंगे फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे। तो क्या होगा? जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उस सर्किट का नाम उसी से दिया जाएगा। अगर वहाँ पे L की वैल्यू ज़्यादा है तो सर्किट का नाम हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। अगर वहाँ पे C की वैल्यू है ज़्यादा तो वहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटिव सर्किट। और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? फेज का रिलेशन निकालेंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि सर्किट इंडक्टिव कब बनेगा, कैपेसिटिव कब बनेगा और रेजिस्टिव कब बनेगा। सबसे पहला है आपका F इज इक्वल टू FR एट दैट टाइम ओमेगा C या ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। means impedance of the circuit is equal to R, means circuit is pure resistive, at that time voltage and current are in same phase। पहला पार्ट हमने कर दिया कि इस टाइम पे वोल्टेज और करंट आपके किस में रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा, F की वैल्यू FR से कम है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। फ्रीक्वेंसी को कम करने पे क्या बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी को कम करने पे C की वैल्यू बढ़ती है। क्या बढ़ता है? इफ़ फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजेज देन XC इज इंक्रीजेज, देन XC इज इंक्रीजेज। बताइए सही है या नहीं है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं,
तो एक्स सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्स एल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली एक्स एल क्या हो जाएगा इस केस में कम। हमने किया ये ऐसा, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। मीन सर्किट इज कैपेसिटिव, और एक कैपेसिटर के अंदर होता क्या है, वोल्टेज लैग करती है, करंट लीड करता है। करंट क्या कर जाता है, लीड कर जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, करंट लीड्स द वोल्टेज। करंट क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा किसको, वोल्टेज को। कितने फेज कितने एंगल से करेगा ये हम नहीं बता सकते, वैल्यू जब तक नहीं है। कभी कोई ये कहीं 90 से लैग कर जाएगा, कोई कहीं 90 से लीड, ये नहीं बता सकते हम, ये नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि एक्स एल की वैल्यू बढ़ी है तो एक्स को जीरो थोड़ी नहीं किया है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट आया है। तो एंगल में भी एनी वन हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली है कुछ भी हो एंगल, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, 90 हो या 90 से कम हो, लेकिन ये फिक्स है कि करंट वहाँ पे लीड करेगा किससे, वोल्टेज से। तो थर्ड आंसर अपने आप आपको पता चल ही गया होगा। इस केस में क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या बढ़ेगा, एक्स एल भी इंक्रीज होगा, एंड डेफिनेटली एक्स सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे में जो सर्किट है वो इंडक्टिव बन जाता है। सर्किट कैसा बन जाता है, इंडक्टिव बन जाता है। इसलिए यहाँ पे जो सर्किट है इंडक्टिव होने के कारण इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग्स द वोल्टेज, या वोल्टेज लीड्स द करंट इन फेज। क्लियर है, फेज के अंदर वोल्टेज करंट से लीड हो जाती है, यानी आगे निकल जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज आगे यानी लीड कर जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा, इजी सा था। देखिए मैंने बताया आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने इसके बताए हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के, वो अगर आपके क्लियर हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए गलत हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है व्हेन एसी सर्किट विद LC and R in series is brought into resonance, the current has large value Y. If the capacitance C is increased, will current increase or decrease? Explain with stable relation. चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि LCR सर्किट के अंदर ये कह रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन में उसमें करंट ज़्यादा क्यों रहता है, उसमें करंट ज़्यादा क्यों रहता है। वी नो दैट जेड, ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से देने हैं, यानी उसका जो कारण है वो आपको वहाँ पे शो करना होता है, रीजन जो होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो R² प्लस क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा L - 1 / ओमेगा C का होल स्क्वायर अंडर द रूट। एट रेजोनेंस ओमेगा L इज इक्वल टू 1 / ओमेगा C, और ओमेगा L - 1 / ओमेगा C इज इक्वल टू 0, मीन्स Z इज इक्वल टू R। Z इज इक्वल टू R में हम कह सकते हैं एट रेजोनेंस कंडीशन द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। उस सर्किट का इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, एंड सर्किट बिहेव्स लाइक ए प्योर रेजिस्टिव, और वो सर्किट क्या बन जाता है, प्योर रेजिस्टिव। ड्यू टू मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस द करंट इज मैक्सिमम। रेजोनेंस पे इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम होने के कारण करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट इसमें जो पूछा था वो क्या था, इफ़ द कैपेसिटेंस C इज इंक्रीज्ड विल करंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर C की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो क्या करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इफ़ C इज इंक्रीज्ड, अगर हम C को इंक्रीज करें, द रिएक्टेंस कैसे, C जो रिएक्टेंस है उसको हम लिखते हैं 1 / ओमेगा C से, हाँ यही होता होगा, हाँ यही होता है 1 / ओमेगा C डिक्रीजेज, एंड सो इम्पिडेंस Z इज इंक्रीजेज। सही बात है या नहीं है, इम्पिडेंस Z इज इंक्रीजेज। देखिए रेजोनेंस कंडीशन पे ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हुई, बराबर होगी, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ किया है, तो ये नीचे वाला रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। नीचे वाला रेशियो क्या हो गया है, इंक्रीज। तो ये इंक्रीज हो गया तो ये नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी सपोज पहले ये ओमेगा L है, इसको तो मैं रखूँ एज इट इज़,
पहले सपोज मेरे को इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन अब मेरे को इसमें से सब्ट्रैक्ट जो करना पड़ रहा है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी तो ये नेट घटेगी, अब केवल और केवल क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है 1। तो ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू सपोज पहले 1 आ रही थी, लेकिन अब इसमें जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2। तो 2 + r² ज़्यादा है या 2 + 1 ज़्यादा है, नहीं सॉरी r² पहले वाले में आ रहा था +1 और अब वाले में आ रहा है r² + 2, कौन सा ज़्यादा हुआ ये। इट मीन्स इम्पीडेंस इज इंक्रीजेज एंड हैंस करंट इज डिक्रीजेज एंड हैंस करंट। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको आंसर देना है। ये क्या कह रहा है, C इज इंक्रीजेज, C इज इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए r² + ωL - 1/ωc, ठीक है। इसको इंक्रीज कर देता हूँ मैं, ये इंक्रीज करेंगे तो ये नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये नेट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो इनका डिफरेंस है वो क्या होके आएगा, इंक्रीज होके आएगा। तो पहले इसमें कुछ कम ऐड कर रहे थे r² में, अब कुछ ज़्यादा ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट भी क्या आएगा, मोर आएगा। क्या मोर हो गया, Z की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड हैंस करंट इज डिक्रीजेज, तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए देखिए, जब मैं करता हूँ किसी भी टॉपिक और आप देखते हो वीडियो में तो आप सोचोगे ये तो बहुत इजी है, या कुछ बच्चे ऐसे भी इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा सभी के लिए, जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स पहले ही सोल्व भी कर ली है और इनका कारण क्या था, कैसे ये आई हैं, वो भी मेरे से पूछ लिया है, रीज़न भी मेरे से पूछ लिया है। लेकिन मैं फिर भी पूरी क्लास को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ करवाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जिन बच्चों का इंटरेस्ट है कि हमें मार्क्स लेने हैं उन्होंने ये कर भी लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर उनकी भी कोई प्रॉब्लम रह गई थी तो वो भी अपनी क्लियर कर लें, और जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये 100% श्योर है कि क्वेश्चन इसी तरह के पेपर में आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इन द सर्किट, एक सर्किट आपका बनाया गया है, उस सर्किट के अंदर इस तरह से ये कंपोनेंट्स लगाए गए हैं और यहाँ पे AC सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये आपका रेजिस्टेंस R, C और ये आपका है L। R रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है, बल्ब है, ये आपका है बल्ब। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज डबल्ड, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज डबल्ड, हाउ शुड द वैल्यू ऑफ C and L be changed, how should the value of C and L be changed। बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन है। Z इज इक्वल टू R² प्लस ωL माइनस 1/ωc, इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट कर देता हूँ, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल टू, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π न्यू होता है। न्यू की जगह पे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या यूज़ किया है, f यूज़ किया है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा R² प्लस अंदर जाएगा आपका 2πfL, और अंदर की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा 1/2πfC और इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ गया मेरे पास Z, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ़ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, क्या कर रहा है ये, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, देन व्हाट विल हैपन, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो Z इज इक्वल टू R² प्लस Z डैश कर देता हूँ ना, इंक्रीज करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 2 × 2 4πfL माइनस 1/4πfC होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो अब बाकी हर कॉन्सेप्ट को यहाँ से ख़त्म करके मेरे को ये बताइए, 2πfL माइनस 1/2πfC का रिज़ल्ट क्या आएगा। तो इसका रिज़ल्ट मैं अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये आएगा 2πfC और ऊपर क्या हो जाएगा, 2πfL इंटू 2πfC माइनस 1, ये मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी,
नेक्स्ट वाले की, तो वो आएगा 4 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन में 4 पाई एफ सी, और इसको सोल्व करूँ तो नीचे आ जाएगा 4 पाई एफ सी, और ऊपर क्या आ जाएगा 4 पाई एफ एल इंटू 4 पाई एफ सी माइनस 1। तो अगर आप देखें कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट यहाँ से और यहाँ से ये सेम आएगा, दोनों क्या रहेंगे आपके, ये सेम आएगा। अगर आप सोल्व करके देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपका सेम आएगा। चाहे तो सभी की वैल्यू रख के देख लीजिए, चाहे तो आप सभी की वैल्यू को यहाँ पे रख के देख लीजिए, ठीक है, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। यानी ये कंसिडर कर लीजिए कि पहले ये वैल्यू सारी ये थी 2 2 2, सभी को ये दे दीजिए, उसके बाद बाकी सभी को 2 2 रख के केवल फ्रीक्वेंसी को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ठीक है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इट मीन्स इसके इम्पीडेंस में कोई चेंजमेंट हुआ नहीं। अगर इम्पीडेंस में चेंजमेंट नहीं हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो करंट है थ्रू द बल्ब रिमेन्स अनचेंज। तो ग्लो भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ब्राइटनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टर्न बाय टर्न टू ए डीसी एंड एसी सोर्स ऑफ इक्वल वोल्टेज, will the rate of heat produced be same in two cases, explain। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको एक बार एसी में कनेक्ट किया है और एक बार डीसी में, तो क्या दोनों में उससे जो हीट निकलेगी वो सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा कोई सर्किट है नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन ऐसा सर्किट हो सकता है जिसमें कैपेसिटेंस ना हो। तो आपके पास जो हीटर होता है उसमें वो कोयल होती है, वो इंडक्टर की तरह बिहेव करती है, तो उस कोयल का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो आपके पास वो सर्किट RL बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RL। और Z वाली इक्वेशन में मैं वहाँ से किसको हटा दूंगा, X वाली टर्म्स को हटा दूंगा, तो मेरे पास Z इज इक्वल टू R स्क्वेयर, क्या बन जाएगा, R स्क्वेयर प्लस ओमेगा L का स्क्वेयर अंडर द रूट, ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेज देन दिस पार्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेज, L की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये उसके ऊपर क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड कर जाता है। तो इस टाइम पे इसका इम्पीडेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हीट की वैल्यू ज़्यादा जनरेट होगी। तो देखिए यहाँ पे Z की वैल्यू ज़्यादा होगी है, मीन्स उसका इम्पीडेंस बढ़ गया है। अगर वहीं पे मैं बात करूँ एक कैपेसिटर उसकी इसके डीसी सोर्स की, तो डीसी सोर्स में ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो हीट जनरेट के लिए फॉर्मूला था वो क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। देखिए चलो देख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू में आई होता है ना, V इंटू में आई। मैं इसको किसकी फॉर्म में पढ़ना चाह रहा हूँ, V तो कांस्टेंट है, तो V को मैं किस में बदल देता हूँ, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, तो ये बन गया आई स्क्वेयर आर, है ना। हीट जनरेट जो हुई वो आपकी H इज इक्वल टू वैसे होता है आई स्क्वेयर आर टी। चलो यही ले लेता हूँ मैं, हीट जनरेट का फॉर्मूला मैंने ये ले लिया। टाइम का कोई यहाँ पे रोल है नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। टाइम तो इतनी देर के लिए वो AC देंगे, इतनी देर के लिए DC देंगे, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखिए इसमें ये वैल्यू क्या हुई है, इसमें AC वाले में ये वैल्यू बढ़ी है, ये वैल्यू मीन्स R की वैल्यू बढ़ी है, डेफिनेटली I की वैल्यू घटेगी, है ना। तो मान लिया R की वैल्यू 2 बढ़ी है, R की वैल्यू 2 बढ़ी है, तो इसकी वैल्यू 2 कम होगी। 2 गुना कर देता हूँ मैं, 2 गुना कर देता हूँ और इसको 2 गुना कम हो, तो मर्जी है, आप समझने के लिए कुछ भी कर लिए। तो I अपॉन में 2 का स्क्वेयर और एक आपका क्या हो 2R, ऐसा हुआ। और DC में क्या होगा, DC में क्या होगा, R की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी।
डीसी में आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, नहीं सॉरी जेड की वैल्यू नेट आर है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, तो केवल क्या बच जाएगा आर बच जाएगा। इट मीन्स केवल आर बच जाएगा, इम्पीडेंस कम हुआ तो क्या होगा करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू 2 ये कर देता हूँ और आर चेंज हुआ नहीं। अब आप मेरे को ये बताइए इनमें से कौन सा ज़्यादा है, इनमें से कौन सा ज़्यादा है। इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ आई स्क्वेयर अपॉन में 4 इंटू 2R, और ये है इज इक्वल टू 4I स्क्वेयर इंटू आर। इस ये से ये 2 हो गया तो ये बच गया मेरे पास I स्क्वेयर अपॉन में 2 इंटू आर, ये आ गया। ये वैल्यू ये आई और ये आई, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये किसके लिए था डीसी के लिए, और ये किसके लिए था पहले वाला जो पार्ट था ये एसी के लिए, ये किसके लिए एसी के लिए, और ये किसके लिए डीसी के लिए। तो बताइए मेरे को किस में हीट ज़्यादा जनरेट हुई, डीसी में एज कम्पेयर टू एसी। बिल्कुल तरीके से सोल्व करना है, तुक्के नहीं मारने हैं बिल्कुल भी आपको, तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि एन इंडक्टर एल ऑफ रिएक्टेंस एक्सएल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब बी टू एन एसी सोर्स। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंडक्टर इज रिड्यूस। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, और इसी का दूसरा पार्ट है a capacitor of reactance XC is equal to XL is introduced in series with the circuit। चलिए देख लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अपने तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको लग रहा है कि शायद कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो वैल्यू रख रख के देख लीजिए दोनों में, जैसे अभी मैंने रख के देखी थी। आप देख रहे थे कि एसी और डीसी में हीट डिसिपेटेड का बहुत ज़्यादा फर्क आ गया था, हीट जनरेट का बहुत ज़्यादा फर्क आपका आया है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा डायग्राम आपका दे रखा है, और एक बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे इनिशियली इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, किससे कनेक्ट किया है एसी से, अल्टरनेटिंग करंट से। अब ये कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज व्हेन, पहला पार्ट नंबर ऑफ टर्न्स इज डिक्रीजेस, एन इज डिक्रीजेस। अब मेरे को ये बताइए अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इज डिक्रीजेज देन एल इज ऑल्सो डिक्रीजेज, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। इफ एन इज डिक्रीजेज देन एल इज ऑल्सो डिक्रीजेज, ये बात सही है कि नहीं, एंड हैंस एक्स एल इज डिक्रीजेज, एक्स एल की वैल्यू भी यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, एंड हैंस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज इंक्रीजेज एंड द ग्लो इज इंक्रीजेस। तो इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पार्ट इसका ये पूछ रहा है व्हाट विल हैपन व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्सएल इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस, अगर वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी इसमें ये इसका एक्सएल मान लूँ और इसके सीरीज में एक कैपेसिटर और लगा दूँ जिसकी वैल्यू क्या हो जाए एक्सी, वेयर एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। अरे ये तो बहुत ईजी हो गया, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू आर, और इस कंडीशन में तो करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, आई विल बी मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा तो उस टाइम पे ब्राइटनेस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ब्राइटनेस क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली जितने भी इनमें से क्वेश्चन हैं कम से कम एक एक टाइप आपके असाइनमेंट में आपको मिलनी होगी, सभी टाइप्स की अगर नहीं मिली थी तो आप यहाँ से इसको पूरा कर लें, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, वीडियो में तो ऐसा है नहीं कि सर जल्दी बोल दिया धीरे बोल दिया, आप इसको पोज करके लिख सकते हो, इतना आप सुन लिया पोज किया लिख लिया फिर बोला, फिर इस तरह से आप इजीली इसको नोट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन जल्दी बोल दिया था या ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है A light bulb and an open coil inductor are connected to an AC source through a key. The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb
ए पार्ट दे रखा है इंक्रीजेज, बी पार्ट दे रखा है डिक्रीजेज, सी पार्ट दे रखा है इज अनचेंज्ड। एज द आयरन रोड इज इंसर्टेड गिव योर आंसर विद रीजन। व्हाट विल बी योर आंसर इफ AC सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय DC। चलिए देख लेते हैं। ये मेरे पास बल्ब है और इसके यहाँ पे लगा रखा है एक इंडक्टर, ये यहाँ पे लगा रखा है AC सोर्स और यहाँ पे लगा रखी है ऑन ऑफ की, ये की है, यहाँ पे AC सोर्स लगा रखा है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, ये बल्ब है और ये L है। तो सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, अगर किसी इंडक्टर के अंदर हम क्या रख देते हैं, कोई कोर रखते हैं किसी भी मटेरियल की, तो उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू उस कोर के μr टाइम्स हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। अगर पहले L थी तो अब कितनी होगी, μr इंटू में L हो गई है। इट मीन्स L की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, L की वैल्यू इंक्रीज हो गई है एंड हैंस एक्सेल इज ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर L इंक्रीज हुआ तो एक्सेल भी आपका क्या होगा, इंक्रीज। L इंक्रीज तो एक्सेल भी आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ऐसे करने से इस सर्किट के अंदर से Z की वैल्यू बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड हैंस करंट इज डिक्रीजेज। मीन्स ग्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत ईजी सा है, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते थे। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है गिव योर आंसर विद रीजंस, ये तो हो गया। व्हाट विल बी द योर आंसर इफ AC सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय DC। अगर AC को DC से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, तो बताइए। बताइए यहाँ पे AC की जगह DC कर दें तो क्या होगा। जैसे ही DC करेंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी 0, तो बल्ब आपका जो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात तो सही है। जैसे ही DC कनेक्ट करेंगे तो L की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा इंक्रीज। व्हाट विल हैपन व्हेन, जब ये DC के साथ होने के बाद, ये DC होने के बाद अगर मैं इसके अंदर अब वो रखूँ आयरन रोड, तो अब क्या होगा भाई, 0 अगर है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो इसके अंदर आप कुछ भी रखते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ब्राइटनेस इज नॉट चेंजेस। यानी AC से DC बदलोगे ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन जब इसके अंदर और कुछ भी रखोगे तो उसकी ब्राइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज के वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ए कैपेसिटर C, ए वेरिएबल रेजिस्टर R and a bulb B are connected in series to an AC mains. The bulb glow with some brightness. How will the glow of the bulb change? First, a dielectric slab is introduced between the plates of the capacitor. Second, keeping resistance R to be same, और इसी का सेकेंड पार्ट है द रेजिस्टेंस R is increased keeping the same capacitance। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, शायद बीच में एक लाइन मैंने थोड़ी सी स्वैप करवा दी आपस में। A capacitor C, variable resistor R and a bulb are connected in series. The bulb glow with some brightness. How will the glow of the bulb change if, first part है, a dielectric slab is introduced between the plates of the capacitor keeping resistance R to be the same, and second part है इसका the resistance R is connected, the resistance R is increased keeping the same capacitance। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो डायग्राम की बात करें तो वो हम बना लेते हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम आपका गिवन है कि इसमें एक कैपेसिटर रखा है, लगाया है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है और एक बल्ब लगाया है ना, एक बल्ब भी इसने यहाँ पे लगाया है इस तरह से, और यहाँ पे AC सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया है। ये है, इसकी वैल्यू C मान लेते हैं, ये आपका बल्ब है, इसको B मान लेते हैं, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है R। तो पहला पार्ट जो कह रहा है वो, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि द बल्ब इज़ ग्लो विद सम ब्राइटनेस। तो बल्ब है वो ऐसे में अपने आप किसी न किसी ब्राइटनेस से ग्लो करने लग रहा था। वो कह रहा है उसका ग्लो के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इफ़ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो
इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब अभी अभी बताया था, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस्ड कर दें तो क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर दें तो क्या होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग, सी इज इंक्रीजिंग। सी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर सी इंक्रीज हो गया तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी। एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू अगर इंक्रीज हुई, सी की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो नेट जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया, कम। क्या बढ़ता है, सी, और एक्स जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और सी के अंदर रिलेशन क्या है, इन्वर्सली। तो अगर ये सी बढ़ा तो नेट रिजल्ट जो है, ये जो रिजल्ट है ये क्या होगा, डिक्रीज, ये रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज। मीन्स इम्पीडेंस डिक्रीज हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मीन्स ब्राइटनेस इज इंक्रीजेज, मीन्स ब्राइटनेस इज इंक्रीजेज। सेकेंड पार्ट है द रेजिस्टेंस आर इन इंक्रीज कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस। आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू को सेम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आर बढ़ेगा तो डायरेक्टली आपका इम्पीडेंस बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपके टास्क के लिए। देखिए आज मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं कि आपको पता है कल संडे है और हर संडे को आपका टेस्ट फिक्स है, तो टेस्ट का टाइम वही रहेगा आपका 8 AM to 9 AM। आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से रखिए। ये चैप्टर में आपका रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट एंड क्यू फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट, लास्ट टॉपिक आपका क्यू फैक्टर का हुआ है। यहाँ तक के टॉपिक आपके इसमें आएंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कोई भी पेपर आपका हो सकता है, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आप रखें। और आपकी टास्क है ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास सेंड करें, व्हाट हैपन। ये सारी की सारी कंडीशन सेम है, लेकिन केवल और केवल यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, कि कंडक्टिंग स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।